I welcome you all in this class. The topic for discussion in this class is about the excess demand and deficient demand. And we are going to discuss about the various topics. The first one we will take types of equilibrium levels in the economy. कि इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड होता है उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं. Then we will discuss about the impact of deficient demand and impact of excess demand on the output level, employment level and general price level. And after that we will discuss about the difference between excess demand and deficient demand. So these are the topics about which we are going to discuss in this class. Let us discuss about the types of equilibrium level in the economy. तो जब हम इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. तो ये तीन अलग अलग तरह से तीन अलग अलग सिचुएशंस में होता है. नंबर वन इज़ कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है, या फिर अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है, या फिर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है. तो दीज आर द थ्री डिफरेंट सिचुएशंस in which equilibrium level in the economy can happen. So let us discuss this one by one with the help of this diagram. So जैसा आप यहाँ राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लेवल को या आउटपुट लेवल को या एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो किया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई को शो किया गया है. जो ओ एस सप्लाई कर्व आप देख रहे हैं, ओ से पहले ये ई तक जाता है और ई से फिर ये कांस्टेंट होके पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है. ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है. ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये पहले आप देख रहे हैं ये परफेक्टली इलास्टिक है, ई पॉइंट तक एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है. इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है मेंटेन हो चुका है. मान लीजिए कि जो एग्रीगेट डिमांड है ए डी, जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को, ए डी जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का एग्रीगेट डिमांड है. तो ई पॉइंट पर जो है वो क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन हो रहा है. तो जो ई पॉइंट है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है. तो एक दूसरे के बराबर है तभी तो इक्विलिब्रियम होगा. तो ई पॉइंट पर भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है. तो यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये हो रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है. कौन से पॉइंट पे है, एट पॉइंट ई. ई पॉइंट पर जो आपका इक्विलिब्रियम है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम माना जाता है. तो यहाँ पर हमने जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सबको हमने यूटिलाइज कर लिया है, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है. फर्दर हम एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हैं और ना ही इसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाया जा सकता है. तो यहाँ पर जो ओ एन जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम लेवल है. मतलब आउटपुट का यहाँ इतना आउटपुट होगा या इतना एम्प्लॉयमेंट होगा या इतनी इनकम होगी तो इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है. दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है. जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई है, क्योंकि ई पॉइंट पर जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे की इक्वल हुई है, तो वो दोनों ही क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी. अब अगर एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ के मान लो एडी 1 हो जाता है, ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड से भी ऊपर चला गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सेस डिमांड की डिमांड कर्व की तरह शो कर रहा है. और ये जो डिमांड कर्व है ये एग्रीगेट सप्लाई को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, ये E1 पॉइंट पे कट कर रहा है. यहाँ पे E1 पॉइंट पे इसको कट कर रहा है. तो जो E1 पॉइंट है यहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है. चाहे भले ही ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये एक्सेस डिमांड को शो कर रही है, लेकिन बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे E1 पॉइंट पे कट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम हो रहा है. तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर चला गया इक्विलिब्रियम लेवल.
इक्विलिब्रियम लेवल मतलब वहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो ये भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल तो मेंटेन हो रहा है, लेकिन क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है ये इक्विलिब्रियम लेवल। तो इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E1, कि E1 पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपका हो रहा है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो इसी को हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी कहते हैं, या इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। जैसे E और E1 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आता है, यही आपका एक्सेस डिमांड बन जाता है, या उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, तो इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कह देते हैं। एनीवेज, लास्ट पॉइंट इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड कम होगी, जैसे ये फुल एम्प्लॉयमेंट का डिमांड था आपका AD, अब यहाँ से सपोज की डिमांड कम हो गई, किसी वजह से डिमांड कम होगी और ये AD2 हो गई, एग्रीगेट डिमांड AD2 लेवल पर आ गई। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड जो AD2 है ये डेफिशिएंट डिमांड को शो कर रही है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड है उससे नीचे है, लेकिन ये भी तो एग्रीगेट सप्लाई को कहीं कट कर रही है ना। तो AD2 जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को E2 पॉइंट पे कट कर रही है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये E2 पॉइंट पर इसको कट कर रहा है। तो E2 पॉइंट पर AD2 और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं। अब जब बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम तो फिर भी हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। तो E2 पॉइंट पर भी एग्रीगेट डिमांड जो 2 है, एग्रीगेट डिमांड 2 है, वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। अब E2 भी जो पॉइंट है वो भी एक तरह से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बन जाता है। लेकिन अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले इक्विलिब्रियम हो गया। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ है, E पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले ही ये हो गया है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है। तो E2 पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट व्हाट, एट पॉइंट E2। E2 पॉइंट पर जो आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है इसको हम कहेंगे अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से पहले ही ये इक्विलिब्रियम हो गया E2। सो ये जो E2 है आपका, ये अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। और जो E2 पॉइंट है यहाँ पर आपका जो आउटपुट लेवल है ये भी कम है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम है, मतलब दोनों ही चीज़ें यहाँ पर, अगर हम E2 पॉइंट पर हैं तो ये N से पहले ही इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल या आउटपुट लेवल या इनकम लेवल जो है वो ON के बराबर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ ON ये ON1 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब है इसमें यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी कम है, और जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ आउटपुट लेवल है वो भी कम है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी, जो हमने यहाँ डायग्राम के माध्यम से डिस्कस किया। और यही चीज़ जो है, जैसे अगर AD और AD2 को आप डिफ्रेंशिएट करो या उनमें आप एक डिफरेंस निकालो, तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका डिफ्लेशनरी गैप भी है, या इन दोनों के बीच में जो ये जो डिमांड की कमी महसूस हो रही है या कमी है यहाँ पे, मतलब आई मीन AD और AD2 के बीच में जो कमी है, जो दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही आपका जो है वो डेफिशिएंट डिमांड होती है, और उसकी वजह से प्राइसेस कम होती है, तो उसी को हम डिफ्लेशनरी गैप भी कह देते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ पे हम डेफिशिएंट डिमांड के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि उसका आउटपुट लेवल पर, एम्प्लॉयमेंट लेवल पर और जनरल प्राइस लेवल पर किस तरह का प्रभाव रहता है। लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट को शो किया गया है, और वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड को शो किया है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो AS के द्वारा शो हो रहा है, और एग्रीगेट डिमांड AD जो है ये एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रही है। ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ E पॉइंट पर हमने ऐसा एज्यूम किया है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही है। सो जैसा आप देख रहे हैं कि जो शेप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये ओरिजिन पॉइंट O से
अपवर्ड लिफ्टिंग है, ऊपर की तरफ उठ रही है, पॉजिटिव स्लोपिंग है ई पॉइंट तक, और ई पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड इसको कट कर रहा है और ये इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये ई पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो गया है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया है। इसका मतलब है कि जो ओ एन लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। सो अब मान लीजिए कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाता है और वो AD1 पर आ जाता है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है इकोनॉमी में, सो जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो आपका E1 पॉइंट पर आएगा। ये आपका E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा और इसको हम कहते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंचने से पहले ही हो गया है। तो अगर ये अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अगर एग्जिस्ट करता है, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ जो ये जो E और F के बीच में गैप है, E और F के बीच में जो गैप है पॉइंट्स के बीच में, यही गैप आपका डेफिशिएंट डिमांड को शो कर रहा है। मतलब इकोनॉमी में जो डिमांड एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड से नीचे है, उससे कम है। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम तो है इकोनॉमी में, लेकिन अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी चल रही है। मतलब E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ऐसी कंडीशन में जो लेवल ऑफ आउटपुट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो आपका आउटपुट लेवल था वो ON के बराबर था, लेकिन अब जब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम हुआ है तो इससे यहाँ पर जो आउटपुट लेवल है ये डिक्रीज होके ON से ON1 हो गया है। मतलब यहाँ आउटपुट लेवल डिक्रीज हुआ है, आउटपुट लेवल में कमी आई है। तो इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका प्लान्ड आउटपुट है इट विल फॉल, उसमें कमी आएगी। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ कमी आई भी है, प्लान्ड आउटपुट में कमी आएगी। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे ON जो लेवल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रहा है, लेकिन जब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पर हो रहा है तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ, इससे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो भी ON से कम होकर ON1 पे आ चुका है। इसको भी हम इसी पैरामीटर पर मापेंगे। मतलब क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, हम तीनों चीज़ों को एक जैसा मानते हैं इस कंडीशन में। सो ये तीनों का ही इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, देयर इज़ फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल भी डिक्रीज हो रहा है। फॉल इन एम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ पर इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहा है। लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपनी इच्छा के विरुद्ध बेरोजगार हो रहे हैं। इकोनॉमी में इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहा है, मतलब देयर इज डिक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। वैसे भी इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जब इकोनॉमी में डिमांड ही कम हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड से नीचे एग्रीगेट डिमांड आ जाती है तो डेफिशिएंट डिमांड होगी, और जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या असर पड़ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। और तीसरी बात है कि इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, की जनरल प्राइस लेवल पे क्या असर पड़ेगा। तो जब डेफिशिएंट डिमांड हो, जब डिमांड कम हो जाए, तो ऐसी केस में जो प्राइसेस हैं वो भी डिक्रीज होती हैं।
ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस लेवल है वो डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा, उसी से फिर डिफ्लेशन क्रिएट होता है और उसी से फिर डिफ्लेशनरी गैप बनता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि जनरल प्राइस लेवल जो है उसमें भी कमी आएगी। डेफिशिएंट डिमांड होने की वजह से जो इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल है उसमें भी कमी आएगी। सो इसको हम रिकैप कर रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की प्रेजेंस हो, डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति हो अगर इकोनॉमी के अंदर, तो उसकी वजह से जो आपका प्लान्ड आउटपुट है उसमें भी कमी आएगी और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसमें भी कमी आएगी और जनरल प्राइस लेवल में भी कमी आएगी। तो इसको आप एक ट्रिक की तरह इस तरह भी याद रख सकते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन अगर इकोनॉमी में है तो उस समय चाहे आउटपुट लेवल है या एम्प्लॉयमेंट लेवल है या जनरल प्राइस लेवल है, सब में कमी होगी। इसको यूं समझ लीजिए कि डिमांड कम हो गई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, मतलब डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो गया और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में आउटपुट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और साथ में जनरल प्राइस लेवल भी कम होगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड कि इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हो तो उसकी वजह से आउटपुट लेवल पर या एम्प्लॉयमेंट लेवल पर या जनरल प्राइस लेवल पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसको हम एक डायग्राम की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ जो डायग्राम राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लेवल को या आउटपुट लेवल को या एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो किया हुआ है और जो आपका वो वाई एक्सिस है या वाई एक्सिस है, इस पे हमने एग्रीगेट सप्लाई को शो किया है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व हमने बनाया है, इसको आप ध्यान से देखें। एग्रीगेट सप्लाई जो है यहाँ पर ई पॉइंट तक बढ़ रही है। ये जो कर्व आप देख रहे हैं ओ से ई तक जो है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये यहाँ तक बढ़ रहा है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है। लेकिन ई पॉइंट पर जैसा आप देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो एक तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का डिमांड है एडी, इस ये जो लाइन है ये एएस लाइन को ई पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट हो चुका है। अब जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट हो गया है तो क्या उसके बाद हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? सोचिए इसके बारे में कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन हो गया, मतलब हमारे पास जितना रिसोर्सेज थे वो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और जब रिसोर्सेज यूज़ हो गए तो फर्दर तो सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती है, प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता। डिमांड जितनी मर्जी बढ़ जाए लेकिन एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हैं। अगर हम बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होते तो हो सकता था हम एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा सकते थे, लेकिन अभी हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड है उससे ज़्यादा हम एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कांस्टेंट हो गया है। यहाँ पर जो कर्व आप देख रहे हैं ई पॉइंट के बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया है। और यहाँ एडी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो एडी है ये आप देख रहे हैं ये ई पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई को कट कर रहा है। और अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो उस समय प्लान्ड डिमांड जो है इकोनॉमी में वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली डिमांड से ऊपर चल जाती है, जो कि AD1 के द्वारा यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो अब एक्सेस डिमांड की वजह से इन चीज़ों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखते हैं आउटपुट पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखिए जैसे हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ चुके हैं, पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन हो चुका है, तो सोचिए कि क्या आउटपुट लेवल बढ़ सकता है? भाई जब पहले ही हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को हमने मेंटेन कर लिया है तो इसका मतलब है कि जितने रिसोर्सेज थे वो सारे यूज हो चुके हैं, तो फर्दर आउटपुट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। डिमांड भले ही बढ़ सकती है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या हुआ? नो चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट के लेवल पर कोई भी प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। जैसा
यहाँ आप देख रहे हैं ON जो लेवल है ये इनकम लेवल को भी शो कर रहा है, आउटपुट लेवल को भी और एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी। तो यहाँ अगर हम आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ON जो है वो आपका क्या है, वो आपका आउटपुट लेवल है। तो यहाँ आउटपुट लेवल आपका नहीं बढ़ सकता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। सेकेंड इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट आएगा क्या इकोनॉमी में? तो देयर विल बी नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन पर हैं। इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन पर ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या है, ON के बराबर है। ON फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो जब एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया इकोनॉमी में, तो हाउ वी कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट? देयर विल बी आल्सो नो इंक्रीज ऑन द एम्प्लॉयमेंट, सो देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक्सेस डिमांड की वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा और आउटपुट लेवल पर भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। नाउ थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या जनरल प्राइस लेवल पर कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जैसा आप देख रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड है AD, उससे ऊपर है एग्रीगेट डिमांड। प्लान डिमांड जो है AD1 है, ये ज़्यादा है, मतलब एक्सेस डिमांड है। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगी इकोनॉमी में, एग्रीगेट सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो और एग्रीगेट सप्लाई कम हो उससे, तो क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, इट लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, कि यहाँ से जो कीमतें हैं इकोनॉमी में, जो एक जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी के अंदर, वो यहाँ बढ़ेगा। तो एक बार इसको हम रिकैप कर लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। एक्सेस डिमांड जब भी इकोनॉमी में होती है तो उस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सेस डिमांड की वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, और जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के कोई चांस नहीं है। और थर्ड पॉइंट है, क्योंकि हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हैं, तो एक्सेस डिमांड का मतलब ये होता है कि वो एग्रीगेट सप्लाई से बड़ी है एग्रीगेट डिमांड। तो जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो नेचुरली प्राइसेस बढ़ेंगी। तो यहाँ पर क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। Let us discuss about the difference between excess demand and deficient demand. सो इन दोनों ही चीज़ों में जो डिफरेंस है उसको हम अलग अलग बेसिस पर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे इसके मीनिंग के आधार पे हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, कि जो एक्सेस डिमांड होता है, इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और इसको हम इस तरह से भी कहते हैं, इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level. On the other hand, deficient demand जो होती है, it refer to a situation when planned aggregate demand is less than aggregate demand at full employment level, कि जो इकोनॉमी में आपका प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो लेस है किस चीज़ से, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। या इन अदर वर्ड्स इसको और किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level. So this was the difference between excess demand and deficient demand based on its meaning. नेक्स्ट जो इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, कि कौन सा इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है और कौन सा डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है। तो ये बेस है इसका डिफरेंस का। एक्सेस डिमांड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप। जैसा आप जानते हैं इकोनॉमी के अंदर जब एक्सेस डिमांड हो सो उस केस में इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन जो है वो लीड करता है इन्फ्लेशनरी गैप की तरफ। नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड
जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड की वजह से इकोनॉमी में प्राइस लेवल डिक्रीज होता है, और उस डिक्रीज इन प्राइस लेवल को हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेफिशिएंट डिमांड है इट लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप, इसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप पैदा होता है। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा होता है? जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल्स इकोनॉमी में मेंटेन होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी होता है, और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी होता है। तीन तरह के इक्विलिब्रियम लेवल्स ऑफ आउटपुट या इनकम जो है इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं। सो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में कौन सा होता है? अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो हमने प्लान की है या प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड द इकोनॉमी, इट इज़ ग्रेटर देन द एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो उससे वो ऊपर चढ़ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम बन रहा है इकोनॉमी के अंदर वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड बन रहा है, उससे ऊपर जाके बन रहा है। सो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में इट इंडिकेट्स द ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि इसकी वजह से कौन सा इक्विलिब्रियम बनता है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनता है। एंड ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इंडिकेट्स द अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेफिशिएंट डिमांड है तो जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड होती है इट इज़ लेस देन द एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो उस वजह से यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन होता है इट इज़ मेंटेन्ड एट द अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ डिफरेंस इज कॉजेज, कि उसके कारण क्या हैं, एक्सेस डिमांड के कारण क्या हैं और डेफिशिएंट डिमांड के क्या कारण हैं। तो ये हम ऑलरेडी एक स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि एक्सेस डिमांड के जो कारण हैं वो क्या हैं कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो या फिर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो या फिर नेट एक्सपोर्ट्स हों, उन सभी में वृद्धि हुई होगी या उसमें से किसी एक में वृद्धि हुई होगी। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट इज डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट हैं उनमें से किसी एक कंपोनेंट में या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में या सभी कंपोनेंट्स में कमी आई होगी, जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है इकोनॉमी में। जैसे कि ये जो डिक्रीज है ये किस तरह से हो सकता है? ये डिक्रीज हो सकता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में या नेट एक्सपोर्ट्स में, किसी भी तरीके से ये कमी आ सकती है। और इस तरह की कमी की वजह से ही इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट बेस ऑफ डिफरेंस इज इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि आउटपुट लेवल पर और एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या असर पड़ेगा अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में आउटपुट लेवल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इकोनॉमी पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही होती है। जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन या सिचुएशन क्रिएट होती है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर तो ऑपरेट कर चुके हैं या कर रहे हैं, इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। अब ऐसे केस में जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बन चुका है इकोनॉमी के अंदर, तो ना तो आउटपुट में इंक्रीज होगा और ना ही एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होगा। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट लेवल पर या आउटपुट लेवल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही है। नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड, जो आपकी डेफिशिएंट डिमांड है इट लीड्स टू फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में दोनों ही चीज़ों में कमी आती है, आउटपुट लेवल भी कम होगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम होगा।
क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो गई है। डेफिशिएंट डिमांड किस चीज़ को शो करता है कि जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है दिस इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो उससे कम है एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो आउटपुट लेवल भी कम होगा, क्योंकि डिमांड ही कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा, आउटपुट कम होगा। और जब प्रोडक्शन कम होना शुरू होगा तो उससे रोजगार भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में दोनों ही चीज़ों में कमी आएगी, आपका आउटपुट लेवल भी कम होगा और साथ में एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम होगा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इम्पैक्ट ऑन प्राइस, कि प्राइस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर जब ये एक्सेस डिमांड की कंडीशन होगी तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड पहले से ही ज़्यादा है, और जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तो प्राइसेस बढ़ती हैं। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में क्या होगा, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इसकी वजह से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं। एक्सेस डिमांड की अगर कंडीशन या सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन की वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं इकोनॉमी के अंदर और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। देयरफॉर वी से दैट इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इट लीड्स टू डिफ्लेशन, कि डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड पहले से कम है, तो क्या होगा, प्राइसेस गिरेंगी, देयर विल बी डिक्रीज इन द प्राइसेस, और डिक्रीज इन प्राइस को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। So these were the different bases of difference between the excess demand and deficient demand. So in the last, if you find this video meaningful and helpful to you, then please share this to others also, those who can be benefited from this. Thank you.